अस्सलाम वालेकुम। आज स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हम 7 बजे से आगाज़ कर रहे हैं। इतनी सारी खबरें इकट्ठी हो जाती हैं रोज़ाना, ये भी नहीं समझ आता कि स्टार्ट प्रोग्राम का किस खबर से करें और अंजाम किस पे करें। आज की खबरों में अगर देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अमीन फ़हीम दोनों के नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट है। डॉक्टर आसिम जो जरदारी साहब के भी बहुत करीब हैं और इसी तरीके से MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन के भी बहुत करीब है, उनकी गिरफ्तारी और 90 दिन के लिए रेंजर्स के हवाले से इल्ज़ामात की नोयत शदीद नोयत की है। सिर्फ करप्शन वाले मामला नहीं है, जो असल कहानी शुरू होती है और ख़त्म होती है वो कहते हैं ये जो करप्शन से पैसा जनरेट होता है वो कहाँ फाइनेंस होता है। PMLN बहुत अच्छा एक स्मार्ट मूव उनकी जानिब से। आज उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं दोबारा मैदान में, देखते हैं PTI वाले कितने पानी में है। दोनों हलकों से 122 और 154 दोनों में उन्होंने कहा कि इंतखाबात में जाएंगे, अपील में जाएंगे, लेकिन स्टे और नहीं लेंगे। उसके ऊपर स्टे वाला ऑप्शन उन्होंने तर्क कर दिया, तो बहुत बड़ा उस पर भी फैसला है। और उससे भी एक और बड़ी खबर वो ये है कि कराची वाले पुलिस वाले, एक हमने SSP रॉ अनवार साहब का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने कहा था कि मैंने 3 लोग या 2 लोग पकड़े हैं जो रॉ ट्रेंड हैं, MQM से लिंक है। और MQM को उन्होंने कहा था, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि इसका MQM से ताल्लुक़ है, दहशतगर्द जमात है, इसको पाबंदी लगाई जाए। तो हमने उनके ऊपर बड़े सख्त सवाल किए कि आप किस अथॉरिटी के तहत ये बात कर रहे हैं। आज एक दोबारा दूसरी उसका फेज़ है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है, और दोबारा एक SP साहब ने वैसे ही इल्ज़ाम दोहराए हैं और 3 बंदे उन्होंने पकड़ भी लिए हैं। उसकी भी तफसील अभी प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू के तलाल चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। तलाल साहब वेलकम। इसके अलावा वी आर एक्सपेक्टिंग के इजाज़ चौधरी साहब और क्यूम सोमरो साहब जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इजाज़ चौधरी साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ तहरीक इंसाफ से, और क्यूम सोमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं। उन दोनों को भी वेलकम करते हैं। और नवीद ख्वाजा साहब SSP हैं जी CTD, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस केस की तफसीलात हम इनसे पूछेंगे। नवीद ख्वाजा साहब आपको वेलकम भी करता हूँ और आपसे जानना चाहूँगा, पहले ये फरमा दीजिए कि वो क्या कहानी है, कौन लोग हैं, किस जमात से ताल्लुक़ है। एक्चुअली ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई जो हमारे हसास इदारों के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन था हमारा, और ये काफ़ी अरसे से हम इस पे वर्क कर रहे थे हसास इदारों के साथ। तो उस ज़िमन में 4 बंदे हमने पकड़े हैं। उनके नाम मोहसिन हैं और अपना जीशान हैं, खालिद हैं और अब्दुल जब्बार है। बेसिकली जो इनका जो मेजर कनेक्शन है वो हमने जब इस पे पूरा वर्कआउट किया तो जो उन्होंने डिस्क्लोजर्स किए वो उन्होंने जो हमें बताया कि जी इनका जो सारा नेटवर्क ऑपरेट करता है वो इंडिया के थ्रू करता है, और इसमें जो रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इनको हायर करती है, और उसके बाद पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो उसमें जो लोकल ऑपरेटर्स होते हैं वो इनके एहलकार बनते हैं और वो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जो जब आप हसास इदारे कहते हैं तो इससे मुराद आपका ISI की तरफ इशारा है? हसास इदारे जो बेसिकली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज तमाम जो होती हैं हमारी, वो हमसे राब्ते में, क्योंकि हमारा जो मेन काम होता है कि जी जब हम कोई चीज़ ऑन ग्राउंड जो पुलिस के पास जो फैसिलिटी नहीं है, ISI और IB दोनों सिविलियन साइड से भी शामिल कर लेते हैं और मिलिट्री वाले दोनों तमाम एजेंसीज जो होती हैं उसमें ISI भी है, हमारी दूसरे एजेंसीज भी हैं, उनसे हम मिल के ये काम करते हैं। अब एक्चुअली जो इसमें और जो जब ये 4 लोग आपने पकड़े, आपने कहा रॉ ट्रेंड हैं, तो इनका कोई लोकल किसी जमात से सियासी वाबस्तगी थी क्या? ये हाई प्रोफाइल इतना केस क्यों बना? ये हाई प्रोफाइल इसलिए बना क्योंकि जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर है, इंडिया इस पे जब ये सिग्नेचर हुए तो इंडिया इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, और इस एक्टिविटी में जो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि जो भी हमारे पाक चाइना जो रूट्स हैं, और कराची हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी का हब है, इसको उन्होंने डिस्टेबलाइज़ करना है। और वो डिस्टेबलाइज़ इस तरह करना है कि जी जो 2015 में जो मुहर्रम हराम था उसमें 9 या 10 मुहर्रम पे इन्होंने 3 जगह इमाम बारगाह जो थे, अंचोली, शाह खुरासां और रिजविया के इमाम बारगाह थे, वहाँ इन्होंने हमले करने थे ताकि सेक्टेरियन डिवाइड हो। और दूसरे इससे पहले कुछ उन्होंने किलिंग्स करनी थी, जो पॉलिटिकल किलिंग्स थी, ताकि कराची जो हमारा हब है इकनॉमिक एक्टिविटी का। पॉलिटिकल किलिंग से क्या मुराद है? किसको निशाने पर कौन थे? जी कुछ उन्होंने नाम लिए हैं, अब हम वो नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम उसको पहले वेरीफाई करेंगे, और ऐसी कोई चीज़ है तो हम उनको आगाह भी करेंगे। फिर इस ज़िमन में अगर ऐसी चीज़ है, किसी का नाम आता है, लोगों का अभी तमाम थे, मतलब इसमें आपके जो हमारी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें रिलीजियस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके तमाम के चीदा लोगों के नाम थे।
तो वो नाम अभी डिस्क्लोज हम नहीं करेंगे हसासियत। क्या ये जो 4 लोग आपने पकड़े हैं इनका भी किसी जमात से ताल्लुक है? बेसिकली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, एज ए पुलिस हमारा बेसिक काम है आफ्टर द क्रिमिनल्स। हम अभी किसी भी चीज़ पे जंप ऑन कंक्लूजन नहीं करेंगे, हम इस पे अभी तफ्तीश करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई है, पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफिकेशन के बाद अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें हमें ऑथेंटिक रिपोर्ट्स मिलती हैं तो वो मीडिया को डिस्क्लोज़ करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपकी थी, ये आपकी आईजी की इजाज़त के साथ थी? जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। आईजी ने ऑथोराइज़ किया कि आप जाइए और मीडिया को बताइए कि हमने ये 4 लोग पकड़ लिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम कोई केस बड़ा करते हैं तो हम अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे डिस्कस करते हैं और प्रेस रिलीज जो भी होती है उसकी प्रॉपर वेटिंग होती है। अच्छा ख्वाजा साहब, अभी आपको मैं अब थोड़ी देर यहाँ ब्रेक आपको दूंगा। मैं अपने जो सियासी मेहमान हैं इनसे भी बात करूँ। तलाल चौधरी साहब पहले इसी केस पे कमेंट कर दिए, क्योंकि पहला एक हमारे पास वो SSP राव अनवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दूसरी है इन्होंने बेहतर रास्ता ये अपनाया कि MQM को बराह रास्त एलिगेशन नहीं दिए, उन्होंने कहा हमने 4 लोग पकड़े। योर टेक ऑन इट। देखिए जी, ये CPEC है, इसी तरह इस वक्त ज़रब अज़्ब है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिफ़ाइन करेंगी, और यहाँ पर हमेशा हमारी सियासी जमातों को इस्तेमाल करके बड़े मंसूबों को मुतनाज़ बनाया जाता है। ये हमारी तारीख़ रही है। मैं मंसूबे का नाम नहीं लूँगा, फिर कंट्रोवर्सी शुरू होगी। वो मंसूबे जिनसे कि मुल्क को फ़ायदा हो सकता था। आज एनर्जी क्राइसिस ना होता अगर पाकिस्तान के बड़े मंसूबे जो हैं वो कंट्रोवर्शियल ना होते। उसमें भी बाद में पता चला कि वहाँ इंडिया उनके पीछे फाइनेंसिंग करता रहा है। तो इंडिया कई दफ़ा बहुत सारी इस तरह के काम वो करता है, यकीनन, क्योंकि इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। तो ये अगर हमारी जमातें इसमें ये रोल प्ले करें, और ना सिर्फ उन्होंने ये बड़ी एक मैच्योरिटी का सबूत दिया CPEC पे, जो सब एक जगह इकट्ठे होके उन्होंने फैसला किया है, लेकिन अब आगे इसको कैसे बढ़ाना है उसमें भी हमें चाहिए कि तमाम जमातें हम इकट्ठी रहें, ताकि किसी को इस तरह की स्पेस ना मिले जो वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस पे इत्फाक नहीं है। दुरुस्त है। अच्छा क्यूम सोमरो साहब, आपकी जमात के हवाले से आज सबसे बड़ी और ख़तरनाक खबरें हैं। वो एक तो ये थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम साहब के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट, और उसके डॉक्टर आसिम हुसैन की खबर गुज़श्ता रोज़ से वो दूसरी खबर है। तो आप इस खबर के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देते हैं, क्योंकि जमात के लिए बहुत डैमेजिंग है ये खबरें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलक साहब, बड़ी मेहरबानी कि आपने इस मौका पे जो है मुझे याद किया। पहले तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो चारों सूबों में और बशमूल आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में वो अपनी एक हैसियत रखती है, और 40 साल से पाकिस्तान की खिदमत कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम से ओझल नहीं है, और पाकिस्तान के अवाम को बखूबी वाकिफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा किया। और जब ये ऑपरेशन का मरला आया तो इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है ज़्यादातर, कि जिन्होंने 21वीं अमेंडमेंट करा करके और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सवात से ऑपरेशन का आगाज़ कराया, और उसके बाद नॉर्थ से ऑपरेशन हुआ, और इसके अलावा फ़ौजी कोर्टों का क़याम जो है अमल में आया। तो इस हवाले से तो ये खुश आइन बात है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की एक वबा फैली हुई है 9/11 के बाद, उसको अपने आखिरी और मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और उसको किसी भी हवाले से पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। और सिर्फ हमारा जो टारगेट था, जो हमने जो टारगेट मुतय्यन किया था। सोमरो साहब, आप ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, ये बड़ा आपका वाज़ेह मौक़िफ़ है और इसमें आपने कभी भाम नहीं रखा, लेकिन दूसरा सवाल जो है वो अधूरा रह गया। जरदारी साहब ने आगाज़ किया था ईंट से ईंट बजाने से, और आज आपकी जानिब से खुर्शीद शाह ने कहा कि वो जंग का आगाज़ होगा अगर जरदारी को हाथ डालने की कोशिश की गई। तो पीपल्स पार्टी के जिन लोगों पे हाथ डाला गया, वो लगता यही है कि जमात के बड़े लोगों के ऊपर करप्शन एलिगेशन के ऊपर जो तवील एक सिलसिले से अरसे से एक सिलसिला चल रहा था, आज उनको पकड़ लिया गया, हाथ डाल दिया गया। देखें, बात ये नहीं है कि हमने कोई ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात की है, या हम ये नहीं चाहते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन ना हो। कभी हमने करप्शन की सपोर्ट नहीं की है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। लेकिन जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है उससे एक आम इम्प्रेशन तासुर ये पैदा हो रहा है कि क्या सिर्फ सूबा सिंध ही बाकी रह गया है, कराची से लेकर के
कश्मीर तक जहाँ ऑपरेशन होना है, जहाँ सियासी लोगों को इस तरह पकड़ करके जो है उनको हवाले करना है और वहाँ पे उनके ऊपर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे नदीम साहब, आपको पता है कि ये हमेशा से ही हो रहा है। ये जो नैब बनी हुई है वो तो पहले से भी आपके जो तलाल चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी को अच्छी तरह से पता है। जब इन्होंने सैफुर रहमान के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को और बशमुल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को भी कैद करके रखा हुआ था, तो निकला क्या, 11.5 साल की तवील मुशक्क़त के बाद और इतने खर्चे कराने के बाद जब अदालतें और ये वकला ये सब उनके माते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खातिर ख्वार नतायज बरामद नहीं हुए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम उस इम्प्रेशन को देखें, हम वो इम्प्रेशन नहीं पैदा करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि यही ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड हो, पूरे पाकिस्तान में हो, जहाँ क्या पंजाब में या केपी में या बलूचिस्तान में सब ठीक है। अगर ये सब ठीक है और सिर्फ सिंध में ही खराबी है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। इजाज़ चौधरी साहब, पंजाब में ये कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही? ये वो कह रहे हैं हमारे दोस्त यूम सोमरो साहब कि वो कह रहे हैं सिंध में ही क्यों हो रही हैं। इस पर कुछ राय दीजिए आप, फिर तलाल साहब से भी पूछते हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू से ही चल रहा है, मुझे आवाज़ ज़रा कट कट के आ रही है। बाकी आपके सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो ज़रब-ए-अज़ब और उसके माबाद नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ काम कर रही हैं, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ है। और आपने ये देखा है कि गुज़श्ता 2-3 माह में उससे ज़रा ज़्यादा इन्हिराफ और उस पर ज़रा ज़्यादा रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले जनाब जरदारी ने एक बड़ी स्टेटमेंट सख्त दी जिसका आपने तस्करा किया है, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया हेट स्पीचेस का जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने की, और उसके बाद PMLN के 5-6 वज़रा ने फ़ौज को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दबाव डाला, कहीं धरनों के हवाले से और कहीं दूसरे हवालों से। मुझे उस वक्त ये ख़दशा लाक हो गया था कि जिस इक़दाम को हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ लेकर आगे चल रही हैं, दहशतगर्दी चाहे वो बंदूक से हो चाहे मालो मता से हो, अगर वो उसके ऊपर गिरफ्त करना चाहते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा उस वक्त जब हमारा पॉलिटिकली इनको हम पूरी तरह बैक नहीं कर सकेंगे। तो मुझे आपकी जमात सपोर्ट करती है कि जो करप्शन और टेरर का लिंक फौज ने जोड़ा है कराची के अंदर, उसी को बुनियाद बनाते हुए पूरे मुल्क में बशमूल KPK में कार्रवाइयाँ की जाएं। आपकी जमात सपोर्ट करती है इसको? मलिक साहब, मैं तो यहाँ तक सपोर्ट करता हूँ कि उसकी ज़द में अगर मैं भी आ रहा हूँ गन्ना जी, मुझे स्पेयर नहीं करना चाहिए। सोमरो साहब ने फरमाया, इसका जवाब लेते हैं तलाल चौधरी साहब, ये बड़ा अहम इशू है। अगर वो कहते हैं मैं जिद में आ रहा हूँ तो मुझे पकड़ लें। इजाज़त दें। हाँ जी, मुझे एक आध फिक्रा अगर इजाज़त दे दें तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, सोमरो साहब ने फरमाया पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी रही है माजी में, अब भी है, PMLN भी है और भी सियासी जमातें हैं, लेकिन खुदा के वास्ते पाकिस्तान दुनिया भर में जाना जाता है कि हम सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हुकूमती अदारे और हुकूमती शख्सियात करप्शन में मुलव्वस हैं। चुनाचे ये तो कलंक का टीका कभी हमारे माथे से साफ होना चाहिए, किसी तरफ से इसका आगाज हो जाना चाहिए। और अब इस पर तलाल साहब से जवाब देते हैं। तलाल साहब, अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपको भी पकड़ लिया जाए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आता हूँ आपकी तरफ। वो कहते हैं इजाज साहब वो इन्वॉल्व हो तो उनको पकड़ लिया जाए, मैं आपसे पूछता हूँ आप इन्वॉल्व हो तो आपको भी पकड़ लिया जाए। देखिए जी, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इस वक्त फर्क क्या है? एक फेडरल हुकूमत का फर्क है, एक प्राइम मिनिस्टर का फर्क है। वही तमाम अदारे हैं, वही रेंजर्स हैं, वही CM हैं, वही गवर्नर हैं। कराची के रिजल्ट्स आज और हैं क्योंकि कमिटमेंट की बात है। 2 कॉम्प्रोमाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्रोमाइज भी किए गए, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज भी किए गए, और ये पिछले 12 साल में हुए। ये अब माने, ये कराची के हालात कोई एक दिन में पैदा नहीं हुए। ज़रब-ए-अज़ब लेट करना या उसके बहुत सारी और सारी चीज़ें, तो अब ये कॉम्प्रोमाइज़ हम अपने किसी इक़्तिदार के लिए किसी कॉम्प्रोमाइज़, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करेंगे जो हमारे पाकिस्तान से मुस्तक़िल से वाबस्ता, वो कराची ऑपरेशन हो, वो ज़रब-ए-अज़ब हो, वो। और पंजाब में जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाए उन पे हाथ डाला जाएगा? बिल्कुल डालना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें पंजाब में क्या फर्क है? सब पूरे मुल्क में की एक लिस्ट आई थी, उसमें आपके CM PM समेत कुछ वज़रा के नाम थे, उन पे हाथ डालेंगे? अगले दिन ही हमारा रिस्पांस आया था कि उसको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये नोटिस लिया है तो साथ ये भी करे कि इसको अंजाम तक पहुंचाए।
1999 की वो दरखास्त थी जिस पे नाम नहीं था, उन्होंने कोई नाम नहीं था, और एक सड़क बनाने की जो कि सड़क रायविंड को जाती है, जहाँ पे इज्तिमा भी होता है मजहबी, जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी, मियाँ साहब भी रहते हैं, वो रहते हैं। वो मियाँ साहब अब जंगल में तो नहीं ना अब रख सकते। अब मेरा कहने का मतलब है कि आप इससे हट के, अभी वैसे आपने इमरान खान को भी सड़क बनवा के दी। देखिए मैं वो पूछना आप ही से पड़ेगा, पैसे आपने 98 करोड़ रुपया दिया था। एक मलिक साहब, एक मैं बात कहूँगा, ये जो बहुत बड़ा धरना एक हुआ है, मैं ब्रेक ले लूँ, प्रोड्यूसर साहब कह रहे ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे इस पर ख्वाजा साहब से भी रद्द-ए-अमल एक लेंगे कि कराची के अंदर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पर ये रशीद गोडल वाला वाक़या था, उसमें भी CTD ने क्या पेशरफ्त की है, इस पर पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नवीद ख्वाजा साहब, आपसे एक आध अपडेट और ले लूँ, फिर मैं आपको खुदाफिज कर दूंगा। ये बता दें कि इस आपकी ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी CTD की, ये मैंने पढ़ी है, उसमें आपने वो रईस मामा और दूसरे लोगों से इनके ताल्लुक का तज़किरा किया हुआ है। क्या काफ़ी शवाहिद हैं आपके पास कि इनके रईस मामा और दूसरे लोगों से ताल्लुकात थे? जी, जब हमने इन बंदों को पकड़ा तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दी, एक तो स्टेटमेंट, फिर उसको करोबरेशन होती है उन स्टेटमेंट्स की। अब करोबरेशन ये है कि इनके पास एक पाम टॉप रिकवर हुआ है, जिसमें लैपटॉप छोटा सा, उसमें इनकी सारी जो मैसेंजर कम्युनिकेशन है जो शुरू में हमने देखी है, बाकी हम फोरेंसिक से उसको करवाएंगे, उसमें इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है इंडियन रॉ से। और उसके बाद जो फर्दर उन्होंने चीज़ें कही हैं, कुछ ऐसी चीज़ है कि कुछ ऐसी मतलब इन्वेस्टिगेशन ऐसी है कुछ बता नहीं सकता, तो अभी 3-4 दिन में मैं इसकी फॉलो अप करूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि जो करोबरेशन इसकी है, जो फर्दर सप्लीमेंट हम इन्वेस्टिगेशन के करेंगे। और उसकी आपने रईस मामा का नाम क्यों लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर? जी सर, बिल्कुल जो इन्होंने हमें डिस्क्लोज़ किया रिगार्डिंग जो कराची में, क्योंकि रईस मामा इज़ अ नोटोरियस क्रिमिनल, काफ़ी केसेस में ये वांटेड है, उसमें उसका जो इनसे ताल्लुक़ था रिगार्डिंग जो कराची में जो एक्टिविटी हो रही थी, उसमें ये एक मेजर लिंक था इनके साथ, और जो भी एक्टिविटी होती थी, जो भी इनको कम्युनिकेशन होती थी, इसको भी इधर मिलती थी। तो वो इसको एक्चुअली बात यह है कि स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दी, अब ये काम हमारा है एज ए प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको करोबरेट करना, और जो चीज़ सच्ची है, जो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, आपके CTD वालों ने सफूरा गोट में बहुत अच्छा काम किया था, क्या रशीद गोडल वाले मामले में कोई पेशरफ्त है? लास्ट क्वेश्चन है जी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे इसमें, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन इट, और इसमें क्योंकि जो हमें एविडेंसेस इसमें मिली हैं, और इस केस में होपफुली हफ्ते में एक अच्छी प्रोग्रेस होगी। एक हफ्ते में रशीद गोडल के मामले में अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है, आपको कुछ इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट होपफुली, मतलब लीड्स हैं तो उस पर काम हो रहा है जी। बेस्ट ऑफ लक जनाब, अल्लाह आपको कामयाबी दे, और जिन लोगों ने भी रशीद गोडल पे अटैक किया था उनको पकड़िए और कैफरे किरदार पे पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया आपका नवीद ख्वाजा साहब, SSP CTD हमारे साथ थे। तलाश साहब, आपकी बात मैंने अधूरी छोड़ दी थी, आप धरनों का जिक्र कर रहे थे, आप धरनों से अब सियासत में आ गए हैं, बाई इलेक्शन। आप कह रहे हैं हम तो मैदान में जाएंगे 122 और 154 में। कितने तगड़े हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए जी, ये सबसे बड़ी अदालत जो है ना, वो अवाम की अदालत होती है। तो आज शेरों ने शेरों जैसा फैसला किया है, अब दूसरों के फैसलों का इंतज़ार है। ये इसी बात की प्रेयर इमरान खान ने अपनी रिट में की थी कि हमें दोबारा इलेक्शन लड़ने दिया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। उसकी उस प्रेयर को ट्रिब्यूनल ने इंडोज किया कि भाई आप दोबारा इलेक्शन में जाएं। इमरान खान अगर वो उसका फैसला मानते हैं या नहीं मानते, ये तो उनके लड़ने से पता चलेगा, वो लड़ते नहीं। हमने मान लिया, हम उसके फैसले पर वो अदालत, अवाम की अदालत में जा रहे हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से हमें कॉन्फिडेंस है। देखिए मलिक साहब, हम जाते हैं अपनी कारकर्दगी पर, हमने पिछले 2 साल अपने भी सामने रखने हैं, और पिछले 2 साल जो है KPK भी आवाम के सामने रखेंगे और आपके सामने आया करेंगे। 125 का भी कोई फैसला किया या नहीं? 125 का जी साद रफीक साहब बाहर है, वो तशरीफ ला रहे हैं जल्द, और उनसे कंसल्ट करके, क्योंकि वो इधर मौजूद नहीं थे, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी फिर अकॉर्डिंगली उसमें कुछ राय पाई जाती है, क्योंकि उनकी रिट पहले से हो चुकी है।
कि उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं, देखें ना हमने विड्रॉ, हम जो चीजें हमारी अदारों के मुताल्लिक हैं हम वो रेक्टिफाई करवाएंगे। इन फैसलों में अदारों के मुताल्लिक भी कहा गया है, नादरा, इलेक्शन कमीशन, अगर हम इसे मनो अनतस्लीम कर लें तो फिर तो वो अदारों को भी हमारा ये भी फर्ज बनता है कि उनको प्रोटेक्ट करें। एजाज चौधरी साहब, आज PMLN वालों ने बड़ी स्मार्ट मूव किया, अगर मैं कहूँ ना कि ये 2-2.5 सालों में पहली स्मार्ट मूव है पोलिटिकल, क्योंकि धरने के दिनों में काफ़ी मिस्टेक्स ये भी कर रहे थे, आपने उससे भी ज़्यादा की खैर, लेकिन अब ये स्मार्ट मूव एक आई है नून लीग की जानिब से, आपका जवाब क्या होगा? मलिक साहब, मैंने ना दोनों वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है, जितने गुस्से में थे वो और जितने झाग निकल रही थी परवेज़ रशीद साहब के मुंह से, तो मैं नहीं समझता कि कोई ठंडे दिमाग और दिल के साथ फ़ैसला इन्होंने किया है। बिल्कुल जो दबाव है उसका इजहार उससे हो रहा था। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इब्तदा में हमने नून लीग को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया था। जब वक्त गुजरता गया तो अंदाज़ा होता गया कि बेनिफिशरी भी यही है। सर उसको छोड़ दे कहानी को, तो मुझे इलेक्शन का बताइए, क्योंकि एक क्राइसिस मुझे आपकी जमात में नजर आता है, ये तो कोई इशू नहीं खुल के बोलूंगा, कोई इशू ही नहीं है ना। मैं एक सवाल कर लूं आपकी जमात का, आपका इंटरनली मुझे क्राइसिस नजर आता है, आपकी पार्टी इस वक्त इंतशार का शिकार है, आपको 2 अच्छे फैसले मिल गए ट्रिब्यूनल से, लेकिन आप इंटरनली इंतशार का शिकार है। 122 में आपका कैंडिडेट कौन होगा? आपके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड है। 154 में तो हो सकता है कि तरीन साहब थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में हो, लेकिन 122 क्राइसिस वाली सिचुएशन है, क्या जवाब देंगे इस पे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, जाए जो कुछ भी इंटरनली हमारे मामलात हैं, मैं आपसे पूरे वसूख से ये बात करता हूं कि जब हमने मैदान में उतरना होगा तो आपको हमारे दरमियान से हवा भी गुजरती हुई नजर नहीं आएगी। जिसका सर ये गुजर रही थी, मैं 2013 के इंतखाबात से पहले भी गुजर रही थी, आप उस वक्त पार्टी इलेक्शन करा रहे थे, आपका फोकस ही नहीं था, इसलिए बाद में आपको काफी सारे इश्यूज भी पेश आए। नहीं, इसमें मैं अर्ज करता हूं कि उस वक्त भी पूरी यकसुई के साथ जिसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली उसने इलेक्शन लड़ा, और जिसको कहा गया कि आप कैंपेन जनरली करें उसने जनरल कैंपेन की। इसलिए ये मेरा ख्याल है ये इशू नहीं होगा। आपका कैंडिडेट कौन होगा 122 में? आपको तो चैलेंज कर रहे हैं ना, वो 122 में कैंडिडेट कौन होगा? 122 में इलेक्शन लड़ेंगे, वही मैं अर्ज करने लगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब मुकाबले पे आएंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे, और अगर और कोई कैंडिडेट होगा तो अच्छा दोबारा दोहरा दीजिए, मैं ये बात पूरी सुन नहीं पाया। एजाज चौधरी साहब, बड़े अच्छी लगी मुझे ये बात, आप दोबारा बोले। आपने कहा 122 में अगर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे तो इमरान खान उसका मुकाबला करेंगे, दोबारा दोहरा दीजिए, बड़ी मजे की बात है। इंशाल्लाह दोबारा पूरा ही बोल रहे हैं जी, हेडलाइन चलाते हैं इसके ऊपर। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसको दोहरा दें जुमले को, चलाएं या इसको मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, 100 अर्ज कर रहा हूँ। जिस तरह परवेज रशीद साहब ने चैलेंज किया था ना, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब NA 122 में इलेक्शन लड़ने के लिए तशरीफ लाएंगे तो इमरान खान उनके मुकाबले में होंगे, और अगर कोई और आएगा तो दोनों पार्लियामेंट के जो पहले से मेंबर हैं उसके अलावा किसी कारकुन को हम कहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जम के मुकाबला होगा। मुकाबले से हम भागने वाले नहीं है। हमारी हिस्ट्री में सियासी मुकाबले मुसीबत, सियासी मुकाबले अच्छे होते हैं। अच्छा, इस पे क्यूम सोमरो साहब से भी पूछ लें। क्यूम सोमरो साहब, एक जमात तहरीक-ए-इंसाफ की पीपल्स पार्टी किसी जमाने में लाहौर, पीपल्स पार्टी का किसी ज़माने में लाहौर गढ़ था, जब तक नवाज शरीफ साहब सियासत में भी आए नहीं थे, ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में। उसके बाद जैसे जैसे पीपल्स पार्टी कमज़ोर पड़ती गई, पहले लाहौर गया, पूरा पंजाब आपके हाथ से चला गया। अभी हमें मुकाबला वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो नून लीग और PTI, पीपल्स पार्टी को क्या हुआ? देखें, पीपल्स पार्टी के साथ जो गुज़श्ता 40 साल से जो हो रहा है, और उसका एहतसाब और उसके ऊपर सख्तियाँ और उनके कायदीन की कुर्बानियाँ और उनके जलसों में जो है वो ब्लास्ट होना, उनकी शहादतें होना, उनके वर्करों को रोडों पे मार देना और उनके ऊपर एहतसाब के झूठे केसेस बनाना। और ये जो अभी एक शेर साहब बात बता रहे थे कि शहरों के शहर जो है, इनसे पूछो जो IGI आप लोगों ने बनाई थी तो कैसे बनाकर किस तरह पीपल्स पार्टी के रास्ते रोके थे आप लोगों ने, तो शहरों का तो हमें भी पता है। आपके सवाल का जवाब भी मैं यही दे रहा हूँ कि जब पीपल्स पार्टी को किसी ताकत के ज़रिए, किसी मख्फी खुफिया क़ुव्वत के ज़रिए आप साइड लाइन करोगे, IGI बनाओगे, बाद में एतराफ़ करोगे, उसकी लीडरशिप को कुर्बान कराओगे, उनके वर्करों को, कारकुनों को कोड़े मारोगे, तो ज़ाहिरी बात है फिर ऐसा ही रिज़ल्ट होगा जैसे आप चाहते हैं। आप देख रहे हैं, हकीकत पीपल्स पार्टी का वोट बैंक आज भी वही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहब्बत लोगों की दिल से नहीं निकली है, लेकिन सिर्फ फ़र्क वाज़ेह है। आपने पहले कहा था नदीम साहब
कि जी वो सिंध में एहतसाब, मैंने कहा था पंजाब में एहतसाब, पंजाब में अगर आप मियाँ मनशा साहब को बुला करके 2 घंटे 4 घंटे बड़े प्यार से उनको बिठा करके कि अच्छा शाबाश आपने बैंक ले ली, ठीक है शाबाश वेरी गुड, और क्या लेना है और क्या बता दो, और हमारे लोगों के साथ जिस तरह तरीका 90 दिन अपना रिमांड, तो जाहिर बात है भाई लोगों का सवाल तो पैदा होगा। तलाल चौधरी साहब आई जाए कैसे बनी? मैं दोबारा आता हूँ सोमरो साहब, ये देखें आपके ऊपर जवाब लेके दो तलाल साहब, हमें तो मारते रहे हैं, आपके खिलाफ जो किरदार थे उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताइए जी कार्रवाई। 5 साल इनकी हुकूमत रही, इनकी हुकूमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इनको किसी ने नहीं रोका, हमने अपने आप को पेश किया, इवन FIA का हमने कहा कि सब इंस्पेक्टर भी करेगा तो प्राइम मिनिस्टर समेत सारे लोग जाएंगे। आज भी हम इसी तरह, और इन्होंने अगर नहीं किया तो इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने इन्वेस्टिगेट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुफाहमत चल रही थी उनकी। हाँ जी, आपसे मुफाहमत चल रही, ये देखे ना मुफाहमत चल रही थी या नहीं चल रही थी, इसे ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था ना, क्या ये मुफाहमत में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी इस तरह करते रहे? बिल्कुल, इफ्तिखार चौधरी साहब की बात से ज्यादा अब दूसरी एक बात, अभी बड़ी अच्छी एजाज चौधरी साहब ने बात की, हमारे बड़े जूनियर लोग, एक तो बहुत ही जूनियर है, एक स्पीकर साहब भी क़यादत से बड़े जूनियर है, इनका एक चेयरमैन और एक जनरल सेक्रेटरी, इनके टॉप के लोग यानी इनके टॉप खिलाड़ी और हमारे जूनियर वो मुकाबले में है। भाई उनसे तो जीत लो, आप उनसे तो जीत लो। और एक में आप मलक साहब, दौड़ने वाले का, मरने वाले का और मुकरने वाले का कोई इलाज नहीं, ये दौड़ेंगे, हम इन्हें दौड़ जाएंगे, ये दौड़ेंगे, हम इन्हें दौड़ने नहीं देंगे। किस तरह? इन्हें मशीनें चाहिए अंगूठों वाली, वो देंगे, इन्हें कैमरे चाहिए वो लगा के देंगे, अरे बायोमेट्रिक भी करेंगे, इन्हें रेंजर चाहिए वो देंगे, इन्हें अपनी मर्जी का RO चाहिए तो अदालत अपनी मर्जी का RO, इन्हें जो चाहिए, लेकिन खुदा का वास्ता है इलेक्शन लड़ लें। 2 साल आपने कौम को कहा है कि यहां री इलेक्शन, एक आपका जनरल सेक्रेटरी, एक चेयरमैन, हमारे जूनियर लेवल के खिलाड़ी खेलेंगे। और अगर एक और मलिक साहब, मैं जूनियर आदमी हूं, अगर फर्क पिछले से डबल ना हो तो फिर भी हम हारे, फर्क भी डबल होगा। बायोमेट्रिक दे रहे हैं आप, मैंने कहा 30 पे उधर लगाया था ना, बायोमेट्रिक कैमरे भी देंगे, हरीपुर रेंजर्स भी, हरीपुर दोहरा दें, बिल्कुल बायोमेट्रिक दे रहे, मैं हरीपुर में दिया, इन्हें यहाँ पे भी देंगे, हरीपुर में दिया। हम इलेक्शन कमीशन से कहेंगे जितना ये रिक्वायर करते इन्हें वो भी दें, हम इनके साथ इनके मुतालबात रेंजर्स भी दें, इनके साथ इनको कैमरे भी हर पोलिंग स्टेशन पे लगा के, और उसके बाद अगर हर थैले से फिर लाहौर या लोधरा से शेर ना निकले तो फिर मलिक साहब फिर आप यहाँ पे बैठ के कहेंगे कि ये गलत है 2013 में। ये सही चैलेंज है एजाज चौधरी साहब, ये मजे का चैलेंज है, इसको आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि थैले से शेर निकले फिर बिल्लियां ना निकले। तलाल असल में बहुत हमारा जूनियर लीडर है, इसको तो हालात का पता नहीं है बेचारे को। असल में जरा सा दबाव पड़ेगा ना तो ये दुम दबा के ऐसा भागेंगे कि दोबारा सांस जद्दा जाके लेंगे, हमें इनका बड़ा पता है। और मैं इसे बताना ये चाहता हूँ कि ये जहाँ इस वक्त आप इलेक्शन लड़ेंगे कि भागेंगे, बराह रास्त जवाब आना चाहिए। मेरी गुजारिश हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। मैं थोड़ा सा इन्हें थोड़ी सी तारीख बता दूं। जहाँ पर इस वक्त शरीफ के महल्लात है ना जी, इसकी तरफ कोई सड़क नहीं जाती थी, कच्चा रास्ता था। मैं पूरी जिम्मेदारी से मलिक साहब आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये सिर्फ इनके महल्लात की वजह से सड़क बनाई गई, 2 तरफा नहर पक्की की गई और बिजली लेकर गए, वहाँ पे सुई गैस लेकर गए, सारा कौम का माल इनके घर के लिए गया। आज भी एक साइड उसकी बंद है और दूसरी साइड पे आम आदमी गुजर सकता है। नहर में केस लगा हुआ है उसका, नहर में केस लगा हुआ है। इसलिए मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। अभी ये छोटे बहुत ही छोटे होंगे जब आप इसको रिस्पॉन्ड कर दे तो मैं ब्रेक ले लूं। जब ये रुख जवाब ले लो इसका, फिर ब्रेक के बाद जवाब दे दें इसका। सबसे पहले इंशाल्लाह यही सड़कों की बात ना करें, नहीं तो बनी गाला की सड़क तो अभी हमने जनाब को बना के दिया, उसका हम चाहते हैं कि हम उसमें चाहते हैं। लेकिन एक मलिक साहब आज एक मेहरबानी कर दें, आपका आप बड़े एंकर हैं, आपका शो भी बड़ा है, चैनल भी बड़ा है, एक आज काम कौम के लिए कर दें। इन्हें कहें किसी बहाने से खुदा का वास्ता ना भागें। हमने ये साबित करना है कि 2013 का इलेक्शन ठीक नहीं था, बल्कि उससे बड़ी लीड से हम ना जीते, डबल सिंगल नहीं डबल लीड से अगर ना जीते तो फिर भी आप कहिएगा कि हमारा वो पिछला इलेक्शन ठीक नहीं था। अच्छा एक ब्रेक ले लें, इससे एजाज चौधरी साहब आप मौका दूंगा आपको चैलेंज इनका मानने का और कबूल करने का, क्योंकि कहते हैं डबल मार्जिन से हराएंगे, ना हराएं तो हमारा पिछला इलेक्शन भी खत्म। एक ब्रेक ले लें, इसके बाद जवाब लेता हूं आपसे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सोमरो साहब, आपकी जमात जो है वो लगता है मुकाबले से बाहर है। मैं इन दो जमातों से बात करता जा रहा हूँ। आप फरमाइए आप क्या करेंगे? बाई इलेक्शंस तो आपकी जमात के लिए भी है। पहले तो जो आपने, मैं उस वक़्त में बात कर रहा था, आपने मेरी पूरी बात नहीं समझी और मुझे मौका नहीं दिया। मैं एक थोड़ा पस मंज़र 1-2 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ कि खुसूसन जनरल ज़ियाउल हक़ से लेकर के आज तक पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए एक रवैया रखा गया है और उनको पता है कि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ की सियासत पूरे मुल्क की सियासत होती है। तो आपने तारीख़ के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। ज़ियाउल हक़ के पूरे अरसे में पीपल्स पार्टी को दूर रखा गया, फिर उसके बाद उनकी बाक़ियात ने पीपल्स पार्टी को दूर रखा। 90s में IGI बनाई गई और 2000 में आपको ये भी याद होगा मलक साहब कि वहाँ पे पेट्रियाट बना करके 2000 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को बनने नहीं दिया और वहाँ पे उसको जो है बहुत बड़ा ग्रुप निकाल करके और उनको लालच देकर या उनको प्रेशराइज करके पीपल्स पार्टी से तो एक तासुर पैदा करने की कोशिश की गई तारीखी हक़ाइक़ के हवाले से कि पंजाब में जी अब पीपल्स पार्टी कभी हुकूमत में नहीं आएगी, कभी इक़्तिदार में नहीं आएगी। अब जो पार्टी वहाँ पे इक़्तिदार में नहीं आएगी, लोग तो ज़ाहिर बात ये सोचेंगे कि जी या तो पावर पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ पे तो थाने कचहरी की सियासत है। इसमें तो हम जो है 2013 से लेकर आज तक जो इंतखाबी नताइज आए हैं उससे लगता ये है कि आप वाइप आउट हो गए पूरे पंजाब। हम वाइप आउट नहीं हुए, मैं वो फैक्टर्स और हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप इनको माने और ये हक़ाइक़ अपनी जगह पे आया है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि यही PMLN जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं आपके सामने कि पूरे जो है एक जनरल मुशर्रफ साहब के टेन्योर में कहीं नज़र नहीं आए। 7 सीटें लेकर के ये आए थे पाकिस्तान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। 2002 का इंतखाब तो एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, ये पाकिस्तान इजाज चौधरी साहब से पूछे। इजाज चौधरी साहब, आपको बड़ा तगड़ा चैलेंज दिया है इन्होंने, अब आपका जवाब भी आना चाहिए। मैं दोबारा सोमरो साहब आपकी तरफ आ जाऊंगा। चौधरी साहब, इन्होंने कहा कि आप बायोमेट्रिक ले लें, कैमरे भी लगा लें और रेंजर्स भी डिप्लॉय कर लें, और भी कुछ चाहिए तो वो भी बताएं, सब कुछ देंगे। मलिक साहब, जितनी ऑफर्स ये कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे अपनी जेब से इन्होंने देनी है, वरना आपको अंदाज़ा ये हमेशा कहा करते हैं कि हुकूमत का तो कोई किरदार ही नहीं है, ये काम तो सारा इलेक्शन कमीशन ने करना है, हम कैसे हल्के खोल सकते हैं, हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो आप इसका अंदाज़ा कर लीजिए कि जब ज़रा थोड़ा होश थोड़ा ज़्यादा ऊँचा होता है तो सारी बातें ज़ुबान पे आ जाती हैं। जितने तकब्बुर और गुरूर से ये चैलेंज दे रहे हैं, तगड़े हैं इस वक्त सियासी मैदान में, वो आपको कड़ा टाइम देंगे, ये उनकी फीलिंग है, इसलिए वो खुली दावत दे रहे हैं आपको। जो जैसे आप फरमा रहे हैं मैं वैसे ही इसे कबूल कर रहा हूँ। मैं अर्ज करता हूँ जिसने गुरूर और तकब्बुर से वो मुझे चैलेंज दे रहे हैं, मैं उतनी आजिज़ी से इस चैलेंज को कबूल करता हूँ। मैं लाहौरिया हूँ, शहरदार हूँ, इंशाअल्लाह ताला इनको वो जवाब देंगे कि रे रबदना रे रबदना। अब बताइए तलाल चौधरी साहब। देखिए जी, हमारा अल्लाह के बाद हमारा गरूर जो है वो अवाम है, हम उनमें से हैं, उन्हीं के पास वापस चलेंगे। हमारा कोई एम्पायर नहीं है, हम किसी के उंगली के इंतजार में नहीं थे। हमारा थर्ड एम्पायर वो अवाम थे। हमने अपने गरूर जो हमारा तकब्बर है वो हमारे अवाम है, हम उनके पास चले गए। अल्लाह के बाद ये मियाँ नवाज शरीफ का इक़्तिदार जो है हम 2013 से कह रहे हैं कि इन अवाम ने हमें दिया है, हम दोबारा उनके पास गए हैं और अल्लाह की मेहरबानी से उसी तरह फिर उसी मैंडेट से तरह लौट कर फिर ये हमारे दोस्त आएंगे। कॉन्फिडेंस में मारे ना जाइएगा। देखिए 2 साल में हमने क्या किया और 2 साल में इन लोगों ने क्या वो जो तहरीकें चलाई हैं वो कौम के सामने रखेंगे। मलक साहब, हम 2 साल की कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह ये मुल्क चलाया, क्या ये पहले से पुरअमन नहीं? क्या पहले से इकोनॉमी बेहतर नहीं? क्या पहले से कराची और दूसरे हालात बेहतर नहीं? क्या CPEC जैसा बड़ा काम प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया? क्या हम तमाम हम कौम के सामने रखेंगे और उसके बाद इनकी KPK की कारकर्दगी भी रखेंगे। फैसला मेरे अवाम करेंगे और जो करेंगे वो मियाँ नवाज शरीफ को कबूल होगा। चौधरी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए। जो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, इन्होंने 2.5 साल में क्या किया है। मुल्क 1.5 गुना कर्जे के अंदर धंस गया। अपना बताएं पहले सर। था, पहले 80,000 रुपए का मकरूज था, अब 110,000 रुपए का मकरूज हो गया। लाहौर शहर के अंदर जराइम जो हैं वो 1.5 गुना बढ़ गए इनके अपने सालों के से। यानी ये पिछले कोई 7.5 साल से लाहौर के अंदर और सूबे के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये इनका आलम है। गुर्बत में इजाफा हुआ है और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करता हूं कि वो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो स्कूल का मुंह नहीं देख सके, जिनमें से कोई 7.5% लाहौर शहर के अंदर हैं। मैं लाहौर का आप
एक जो ये यूसी है ना 231, मैं मेरे साथ तलाल आए जाके मैं देखता हूँ, अगर घुटनों घुटनों पानी में गंदे में से गुजर के बच्चे अगर स्कूल में ना जाते हो तो मुझे पकड़ लें। ये कौन सी यूसी बताइए, मुझे बताइए, मैं अभी टीम भिजवाता हूँ। ये यूसी कौन सी? यूसी 231, यूसी 231 के साथ प्रोग्राम का ये हिस्सा यहाँ पे एंड करते हैं जी। तलाल चौधरी, एक बात आपको हम 60 दिन का मौका दे रहे हैं, आप मेहरबानी करें, हम पंजाब की तालीम पे केपीके से कंपैरिजन 2 साल से, अमन ओमान से, हेल्थ से, ये हमारा कर दें। सर आप भी कह दीजिए। नदीम साहब, ये जो इतनी तारीफें की इन्होंने, ये भी उनसे पूछो, मॉडल टाउन, कसूर, ये जितने इश्यूज हुए वो भी आपके जो है ना गुड गवर्नेंस के अच्छे वो जो है वाकयात हैं, उसको भी शामिल करो ना। कसूर में क्या हुआ, मॉडल टाउन की किलिंग और कसूर का 14 बंदे मारे गए मॉडल टाउन में, वो भी इनसे पूछो। अब मेरे सामने क्यों सोमरो साहब, इजाज चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब और नवीद ख्वाजा साहब, सबका शुक्रिया। टाइम का ये हिस्सा हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हम दोबारा आएंगे और एक तो हमारे साथ शेख रशीद साहब होंगे और मेरे प्रोड्यूसर साहब शायद बता रहे हैं कि हमें इमरान खान भी ज्वाइन करेंगे। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो बाकी का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ प्रोग्राम में दो बड़ी शख्सियत, तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी के सरबरा शेख रशीद अहमद। वेरी वार्म वेलकम। इमरान खान, आपसे स्टार्ट करेंगे। एक तो आपका शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नून लीग वाले आपको चैलेंज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 122 के मैदान में आ जाइए दोबारा। चैलेंज कबूल करते हैं? देखिए नदीम, मुझे तो बड़ा खुशी है कि ये चैलेंज मुझे दे रहे हैं। मेरी तो सारी जिंदगी यही इसी गुजरी है, चैलेंजेस और मुकाबला करने। मैं एक और चैलेंज देता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि नवाज शरीफ मेरे खिलाफ 122 में लड़े, सबको चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नवाज शरीफ 122 में कहते हैं इमरान खान के मुकाबले में आ जाएं तो इमरान खान खुद मुकाबला करेंगे, ये चैलेंज है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा इन्होंने फ्रॉड किया है 122, ये सारे 2013 का इलेक्शन, इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ है कि अभी तक जितनी भी हल्के खुलेंगे, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 113 पिटीशंस थी, जितनी भी खुलती जाएंगी, जो थैलियां खुलेंगी, आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इन्होंने, आपने पता है खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट जो पढ़ लिया या नहीं, कि उन्होंने ये कहा कि मुकदमा हुआ था इनके और नून के बीच में, और इन्होंने जस्टिस रियाज कियानी को पंजाब का इलेक्शन कमीशन का हेड बनाया था नून के कहने पे। उन्होंने माफी मांगी है, हमने गलत किया है, उन्होंने उसके थ्रू सारा इलेक्शन ये रख किया। तो ये समझ रहे हैं कि वही अंपायर खड़े होंगे, इनका हमला होगा, इनकी पुलिस होगी, और ये कर रहे हैं कि इस इलेक्शन को जीत जाएंगे, और नहीं हुई क्योंकि इन्होंने आज तक कभी न्यूट्रल अंपायर से मैच खेला। खान साहब, अगर इलेक्शन कमीशन के अरकान यही रहते हैं तो क्या इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या बाइकआउट करेंगे? क्योंकि अभी तो इलेक्शन कमीशन के अरकान यही हैं, क्या बाइकआउट करेंगे अगर ये रहते हैं तो? देखिए, पहले तो नदीम, इससे शर्म की क्या बात है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि इलेक्शन, 21 पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई। जेसी की रिपोर्ट पढ़ लें, वो इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने जो भी वर्डिक्ट दिया है, लेकिन उन्होंने जो 40 ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वाजे कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेल होगी। ट्राइब्यूनल जज कह रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है, इनकी कोताहियां सामने आ रही हैं, इनकी धांधली सामने आ रही है। तो मुझे ये बताइए कि इनको कोई शर्म नहीं है? दुनिया में तो, अगर मैं आपको महजब दुनिया के अंदर, बरतानिया में, जापान में तो गोली मार ले अपने आप को। खान साहब, अगर जस्टिस रियाज कियानी और मौजूदा अरकान बरकरार रहते हैं तो तहरीक इंसाफ 122 और 154 का इलेक्शन लड़ेगी या बाइकआउट करेगी? नदीम, हम इस पर पूरी मीटिंग कर रहे हैं। मैंने देख लिया, आज चौधरी शुजात का भी बयान आ गया है, एक्स प्राइम मिनिस्टर का, क्यू लीग के हेड का। पीपल्स पार्टी के भी खुर्शीद शाह साहब का भी बयान आ गया है कि इनको रिजाइन करना चाहिए। तहरीक इंसाफ भी कह रही है। तो ये तो नून लीग अपना, अब तो आप फैसला कब लेंगे? क्योंकि अभी तो अरकान यही हैं, वो कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो फिर आप फैसला कब लेंगे?
सैटरडे को हमारी मीटिंग है, हम पूरा अपना लायामल तय करके मैं सैटरडे को लाहौर जा रहा हूं। मैं इंशाल्लाह पब्लिक के अंदर जा रहा हूं। एक तो हम शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का और पब्लिक का जो निकली थी जिसने हमारे साथ मिलकर प्रोटेस्ट किए थे, और उसके बाद मैं अपना लायामल अनाउंस करूंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं बाई इलेक्शंस में। शेख रशीद साहब, इमरान खान तो कहते हैं कि 122 में नवाज शरीफ मुकाबले में आ जाएं तो मैं मैदान में आ जाऊंगा। आप बताइए, आप मुकाबले के लिए तैयार हैं? आप भी बड़े चैलेंज देते हैं लोगों को, सीट छोड़िए 56 की लाल हवेली की, जाइए यार सादिक का मुकाबला करिए। देखें, यार सादिक तो बेसिकली हल्का है इमरान खान का, और मेरी ये इमरान खान साहब ने ये हल्का मेरे कहने पे रखा, वरना वो मियाँ वाली का हल्का रखना चाहते थे। ये बड़ा उनका मेरे साथ मोहब्बत और दोस्ती का इजहार था। मैंने कहा हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, रावलपिंडी बड़ा हसास। आज कुर्बानी दे दें, छोड़िए 56 की सीट, जाइए यार। मैं 55 पे हूँ, 56 पे इमरान खान है। हाँ। और अगर तरीके इस्तकलाल इंसाफ के फैसला देख ले हफ्ते को क्या करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है वो इलेक्शन लड़ेंगे, उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। और अगर कोई वैसा फैसला करते हैं तो मैं हल्का 125 में हल्का 55 से रिजाइन देके इलेक्शन लड़ूंगा। 122 या 125? 125। 125 ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में आप ख्वाजा साद रफीक को चैलेंज दे रहे हैं। देखिए, मैं ये विद शरत के कल ये ना सारे मेरे खिलाफ मामा हो जाए। आई बिलीव के तरीके इंसाफ लड़ेगी, तरीके इंसाफ को लड़ना चाहिए, लड़ेंगे, मोस्ट लाइकली लड़ेंगे, जाएंगे नहीं। अगर लड़ें तो मैं नहीं हूं। अगर ये कोई गलत फैसला करने जा रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूं। इमरान खान साहब दोबारा बोली शेख साहब, बड़ी मजे की खबर है ये, आप NA-55 से इस्तीफा देकर 125 से ख्वाजा साद रफीक को चैलेंज करेंगे। अगर तहरीके इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ती, वरना मैं तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करूंगा। ये भी तो हो सकता है तहरीके इंसाफ आपको सपोर्ट कर दे। नहीं, अगर तहरीके इंसाफ इलेक्शन लड़ती है तो मैं तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करूंगा। आप उन्हें सपोर्ट करें। आई एम नॉट ए कैंडिडेट। ठीक है, तीन चीजें बातें। आई एम नॉट ए कैंडिडेट, तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर तहरीके इंसाफ कोई गलत फैसला करती है, मैं गलत फैसला कर रहा हूं, बाइकआउट करती है, बाइकआउट करती है, तो मैं 55 से रिजाइन देकर 125 में ख्वाजा साद रफीक को चैलेंज करता हूं। अरे ये बात हुई जी। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ मुकाबले में आ जाए, मैं आ जाता हूं, बड़े मजे का इलेक्शन होगा। तो 55-56 दोनों ही खाली हो जाएंगे। तो 55-56 पिंडी के दोनों खाली, तो एक 122 से लड़े और एक 125 से लड़े, रिजल्ट आ जाएगा जी, पता चल जाएगा। सही है, ये हो ही जाना चाहिए शेख साहब। ये वो मेरे ख्याल मई 2013 के इलेक्शन से बड़ा इलेक्शन हो जाएगा। हाँ, होना चाहिए अगर इलेक्शन तक बात गई, वरना जो हालात बन रहे हैं। अगर ये अगर से क्या मुराद है? ये अगर आपने ज्यादा खतरनाक डाल दी अगर यहाँ पे देखें, आसिम की गिरफ्तारी इज ए रेड वार्निंग। आसिम और आसिफ में -001 का फर्क है। अगला कौन पकड़ा जाएगा? आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर एंड आसिफ जरदारी। टिप्पी शपी तो भाग गए, आसिफ जरदारी साहब भी बाहर हैं, लेकिन ये दुबई शबई के केसेस ऐसे होंगे, ये एक्सचेंज करेंगे अपने अपने मुल्जम। अच्छा, दुबई में बैठना ये ना समझे कोई आदमी सेफ है। उज़ैर बलोच आज तक आपसे लाया नहीं गया। उज़ैर बलोच ऑलरेडी लोगों के पास है, ये भी मैं आपको खबर देना चाहता हूं, मेरी गैर मुसद्दका इतला के मुताबिक। ब्रेक ले ले, ये इनकी गैर मुसद्दका इतला जो है पिंडी से आती है, ये सारों को पता होना चाहिए। ब्रेक ले ले, ब्रेक से बाद और बातें करते हैं। आपसे 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान चैलेंज कबूल करते हैं PMLN का, और वो पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, ललकार रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आ जाए 122 में तो मैं मुकाबला करूंगा लाहौर से। और शेख रशीद कह रहे हैं कि मैं रिजाइन करूंगा अपनी सीट NA-55 की और मैं मुकाबला करूंगा NA-125 से ख्वाजा साद रफीक का, अगर PTI मैदान में नहीं आती। तो खुला चैलेंज नून लीग से और खुला चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। लेकिन आप शेख साहब प्रोग्राम में जाने से पहले जिक्र कर रहे थे कि काम तमाम होने वाला है। डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी, रेड वार्निंग आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। आप अगस्त की बड़ी देर से नवीद सुनाते हैं, कभी बकरा ईद की आप सुनाते थे, बकरा ज़िबा होने वाला है, अब अगस्त से डरा रहे हैं, क्या होने वाला है अगस्त में? मैंने अगस्त का आपके प्रोग्राम में, सब प्रोग्रामों में 1 महीने पहले से कहा कि ये इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। और ये 4 दिन भी आसिफ जरदारी के 4 केस जो है ना, वो कह रहा है हम दीवार से हम हमेशा रहने के लिए आए हैं,
आपने ज़िंदगी में एक ही आपका ट्रेल पड़ी है, बेनज़ीर भुट्टो से, शहीद से शादी, वरना आपकी सियासत बम्बीनों पे खड़ी होनी थी, चिलमे पे, वहीं गरक हो जानी थी। यू मे नॉट बी हैव एवर इन ए लाइफ ए पॉलिटिकल वर्कर। अगर भुट्टो जिंदा होता तो शायद वहां उसके जूतों में आप जैसे लोग ना बैठ सकते। ज्यादा सख्त नामुनासिब अल्फाज हो जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि 4 दिनों में क्या तबाही होने वाली है? वो तो 4 दिन अभी देखिए, इससे बड़ी क्या बात है। एमक्यूएम की एक फाइट है, जुडिशियल कमीशन का फैसला है, 3 हलकों का फैसला है, हर रोज तो आप ब्रेकिंग न्यूज में हैं। और 4 केसेस बड़े स्ट्रांग, मुझे मेरी इतलात के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ वो परसों चौथ आ रहे थे, वो क्यों नहीं आए? उनको क्या केस है मुझे भी तो बताएं ना सर जी। मुझे ये पता कि केसेस तैयार हैं, ये मैं आज नहीं कह रहा, इसलिए कि आज आसिम की गिरफ्तारी हुई है, और अगर कल या परसों या 4 दिनों में फरियाल या अनवर मजीद या वो मेमन, ये इतनी जल्दी केस उगलेंगे, 90 दिन तो बहुत बड़ी बात है। आसिम, आपका ख्याल है 4 दिनों में इनमें से कुछ केस उगल के सामने आ सकते हैं? ये विटनेसेस बनेंगे, केसेस तो जन्म पे इनके साथ हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक आज का ट्वीट है जनरल राहील शरीफ का, वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि आखिरी जो विजिट किया है ना इन्होंने, राहील शरीफ साहब ने कराची में, उसके बाद जो है ना कुछ काया पलट गई है पाकिस्तानी सियासत की। खतरे के बादल मुझे ज़्यादा, आप लोगों समेत आपका भी मुझे लग रहा है किस दिन पकड़े जाना है आपने भी। उन्होंने कहा क्या है, आपकी तो बड़े अरसे से यही ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप पकड़े जाए। उन्होंने कहा कि जी वॉन्ट लॉ एनी वन टू किल आवर पीपल चिल्ड्रन विल एक्सपोज ऑल हु हेल्प देम एट एनी स्टेज इन एनी वे। जनरल हील, ये करप्शन और नेक्सस जो टेररिज्म का है ना, वो कहते हैं तोड़ना है, कुछ कर लो, सबके चेहरे सामने लेकर आऊंगा, उसमें आपका भी आ जाना। अब मेरा कभी नहीं आना इंशाल्लाह, मैं अपने अल्लाह पे छोड़ता हूं। मैं वो बुज़दिल माफी नामों वाला नहीं हूं। जेल मेरी ससुराल है, मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मैं खुदकुश सियासतदान हूं जो अपना ताबूत अपने कंधे पे रख के फिरता हूं। ये चोर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? और लिसन, वो जो नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन पहले मीटिंग की थी, वो एक प्रोग्राम लगता है मुज़ाकरात के, क्या मजाक की रात, मजाक की रात थी। असल देखो, रहील शरीफ साहब गए हैं, उनका एक बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करूं, बड़ी माजरत के साथ, कल परसों एक जगह पे फारूक सतार मुझे मिले, मैंने कहा यार खुद ही आ जाओ, आपकी जरूरत है असेंबलियों में। लातादाद उनकी मेजर लीडरशिप जो है पड़ोसी मुल्कों में जा चुकी है, मे बी 15 और 20 एमक्यूएम की। पीछे महाजर बेचारा गरीब मस्कीन, वो मरने के लिए, मार खाने के लिए, माल ये खा गए, मार वो खाएगा। क्यों खाएगा जी? आप असेंबलियों में हैं, किसी नाहक आदमी के साथ मारवाए अदालत, मारवाए कानून नहीं काम होना चाहिए, हम साथ देंगे। पर ये कन टूटे और ये बगले और ये तीरे बहंगे और ये लंबू और चबूतरा और लंगड़ा और तिलियर और फलां, इन सबको निस्तो नाबूद होना चाहिए इस मुल्क की जिंदगी। फौज ने आपकी तय कर लिया है कि कराची में कोई भी क्राइम में मुलव्वस है, जो पैसा वो जनरेट करके वो टेररिज्म में फाइनेंस करते हैं, दोनों को कहते हैं नहीं छोड़ेंगे। और चीफ ने विजिट करके इसके ऊपर लकीर डाल दी है, नो कम्प्रोमाइज। बहुत अच्छी बात है। सारी कौम देखें, क्या वजह है, क्या वजह है कि चीफ प्रेसिडेंसी में जाता है, वहां भी नारे बज रहे हैं, वो कन्वेंशन हॉल में जाता है। हत्ता कि मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनाजा गाह में भी रहील शरीफ जिंदाबाद के नारे लगे। प्रेसिडेंट हाउस में क्या ममनून हुसैन ने नारा लगाया था? ममनून क्या नारा लगाएगा, क्या पिद्दी का शोरबा। अपने प्रोग्राम का स्टैंडर्ड तो ना गिराएं खुदा के। और शेख रशीद साहब ये बताएं कि क्या पिद्दी का शोरबा नहीं, भले अब इससे ज्यादा अच्छे लाल वैली के नीचे बनते हैं बाबड़ा बाजार में। क्या आपकी सियासत तो खतरे में है। देखें मेरी बात सुने, मजीद नजामी साहब मरहूम के पास गए थे नवाज शरीफ साहब की वालदा के पास। मेरा भी ख्याल था कि सरताज अजीज सदर बनेगा, और पूरा अहलो अयाल के मौजूदगी में उन्होंने कहा जी ये सरताज अजीज को सदर बनाना है, उनकी वालदा मोहतरमा नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, एडवाइजरी। और फारन ऑफिस का क्या हाल है, ऊफा की देखें, लोग कह रहे हैं कि जो दरगत बनी है, जो इंडिया ने बनाई है, जो हमारे मीडिया ने बनाई है, और ले जाते हैं मीडिया को 40-40, 36-36 लोग किर्गिस्तान, बेलारूस, कागिस्तान, जहां से कोई खबर ही नहीं निकलनी। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर की दिलचस्पियां देखें, मुल्क खाना जंगी के धाने पे। शेख साहब सच्ची बात बताइएगा, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला बात मैंने नहीं कहा बुरा भला, मैं साहब का नाम लेता हूं। मैं आपसे एक सही प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस दिन कराची लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जनरल राहील मीटिंग कर रहे थे, नवाज शरीफ काज़किस्तान थे। ये मोस्ट क्रूशल टाइम था, एमक्यूएम के रेजिग्नेशन इधर पड़े हुए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर काज़किस्तान गए, राहील शरीफ ने कराची के ऊपर मीटिंग की।
आपको क्या नजर आता है, फ्यूचर पॉलिटिक्स का ठीक है या कुछ डामाडोल होता नजर आ रहा है? आपको भी पता है, आप सारे एंकर मेरे मुंह से कहलाना, मैं तो सिस्टम को भी खतरे में महसूस करता हूं। अगर इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने, कौम सारी फौज के साथ खड़ी है, नहीं आना चाहिए फौज को। मैं खुद कह रहा हूं, मैं सिस्टम को खतरे में देख रहा हूं। मैं 4-6 महीने में फिर कहेंगे वो कुर्बानी नहीं हुई। देखें, बाज का कसाई भाग जाता है, बाज का बकरा लेट जाता है। देखे ना, मैं तो बाज का कसाई भाग जाता है, बाज का बकरा। पूरी कौम को गुमराह किया था कि मैंने गुमराह नहीं किया, बकरा से पहले कुर्बानी होनी है। देखें, कोई कुर्बानी शानी नहीं हुई, कुर्बानी आपकी होगी। कोई मेरी कुर्बानी नहीं हुई। मैं कौम को ये भी कहता था कि ये इसके सामने जो मेट्रो का गड़ा है, इसमें दोनों में से एक गिरेंगे। 2 राउंड हम हार चुके हैं। अभी तो आपने इमरान को गिरा दिया ना। कहाँ गिरा दिया? उसी गड़े में। ये तो क्या बात करते हैं, 126 दिन में इमरान खान की सियासत जिंदा हुई है। वो तो पहले, वो अकल क्या, छोड़ो रहने दें। तो मैं नहीं मानता जो वो नजीरा बेबी कच्ची कोठी बैठी है, वह राधा राम बैठी है, उसने इमरान खान को देखा 126 दिन में। वरना इमरान खान पिछले 20 साल से ज्यादा से लगा हुआ है, 20 साल से ज्यादा से लगा हुआ है। और ये वाहिद शख्सियत है। बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि शेख रशीद ने इमरान खान को उस जगह पे पहुंचा दिया था जहां वो कहते थे रेजिग्नेशन के बगैर नहीं जाऊंगा, नहीं तो सारा कुछ उनका ठीक चल रहा था, धरना वरना भी ठीक था, वो चढ़े हुए थे। यहाँ आके इमरान खान लाइन पे है ना, उससे पूछो। मैं तो जब राहील शरीफ साहब से मीटिंग थी, मैं कह रहा था माइनस नवाज शरीफ मान लें आप। मैंने तो नहीं कहा रिजाइन, मैंने कल इमरान खान को कहा, कल मैंने इमरान खान को कहा, दिस इज द टाइम, इफ टाइम कम आई विल गिव अ डिफरेंट सजेशन। ये कौन सा वक्त है? आपने कहा दिस इज द टाइम। दिस इज द टाइम फॉर व्हाट? फॉर ऑल दी सीरियस डिसीजन। अब सीरियस देखें, जुडिशियल कमीशन के बाद तहरीके इंसाफ बड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। उसका वर्कर फंस तो क्या जाना जी, सियासत में क्या कोई फंसता है और क्या निकल जाता है। अब सीरियस डिसीजन आप किसे कह रहे हैं? क्या करें? सड़कों पे आ जाएं, इस्तीफे दे दें, क्या करें? अल्टीमेटली सड़कों पे कौम को आना है और अनकरीब आना है। इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं ने इकट्ठा होना है। ये लोग जो जुगतू फ्रंट बनाने जा रहे हैं, इस जुगतू फ्रंट के खिलाफ कौम ने सड़कों पे आना है टू सेव दिस कंट्री। इस्तीफे देने का इरादा है? मुझे नहीं पता, ये उसका काम है। मैंने तो आपको कहा कि अगर तरीके इंसाफ न लड़े, मैं 55 से रिजाइन दे के 125 में लड़ूंगा। अगर वो ना लड़े, अगर वो लड़े तो उसके साथ हूं। ये ना कल डेट वो क्या चलाते हैं ट्रिकर। अभी आबिद शेर अली ने मुझे मैसेज किया, कहते हैं शेख रशीद काउंसलर पे नहीं मुंतखब हो सकते। अल्लाह की शान है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ा तकब्बर नहीं बोलना चाहिए। जो इस खानदान पे मेरे एहसान है, अगर उसने आपको किया है, उसको सारी जिंदगी मेरा एहसान नहीं भूलना चाहिए। ये जूते तले टांगने वाले लोग हैं। मैं उसके बाप का एहतराम करते हूँ, उसका नजायज फायदा उठाता। लेकिन उन्होंने देखा राना, और उसका बाप कहता है कि ये राना सनाउल्लाह 20 कातिल है और मेरे बेटे को मारना चाहता है। मैं नहीं कहता जी, आई नेवर सेड दिस। ये आपने तड़का लगाया बीच में, सारे मुल्क के फ्रंट मीडिया पे खबर चढ़ी है। असल सियासत तो शेर अली की ही है, इसका क्या है जी? ये तो आप देखें इनके अशर क्या होंगे, ये याद रखें इनके अशर क्या होंगे। सारी पुलिस लाइन का प्लाट खा गए ये लोग। कौन? सारी यही आबद शेर अली इन टाइप। पुलिस फाउंडेशन के जितने प्लाट इनके पास हैं, किसी के पास नहीं थे। ये वो नैब के केसेस हैं जो दबे हुए हैं। ये वो नैब के केसेस हैं जो नैब के केसों की लिस्ट पढ़ी है आपने? उसमें PMLN के मिनिस्टरों के भी नाम है, होंगे लाहौर के भी काफी सारे। पैरागॉन से शुरू होगी और पुलिस फाउंडेशन तक जाएगी। पैरागॉन बस अब आप इसका खेलिए ना, खेले ना। आप जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं उसका नाम ले रहे हैं आप, पैरागॉन कह दिया। निकल गया तो निकल गया, अगला सवाल करें। शेख साहब, ये केसेस कहाँ तैयार हो रहे हैं ये भी तो बता दें। सबको पता है, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। इसके पीछे फेस कौन सा है वो भी बता। सबको पता है जी। ऐसे ही आप सारे लोग देखें, सबका दिल यही चाहता है जो शेख रशीद कहता है। सबका दिल यही चाहता है जो शेख रशीद कहता है। ये बुज़दिल, डरू और ऐसे ही तमाशबीन किस्म की कौम जो समझती है कि प्रोग्राम बाहर आना होगा। इस मुल्क में लड़ाई, इस मुल्क को बचाने वालों की, इस मुल्क में रॉ के एजेंटों के खिलाफ, इस मुल्क में वतन दुश्मनों के खिलाफ, इस मुल्क में लूट मार गरीबों का खून करने वालों के खिलाफ बाहर आना होगा। ये रॉ के एजेंटों के खिलाफ बाहर आने वाली बात तो ठीक है, लेकिन आप हुकूमत गिराने की जल्दी में होते हैं हर दफा। वो मुझे लगता है कि आप इमरान को गलत मशवरा दे देते हैं कि गिरा दो नवाज शरीफ का इस्तीफा। यार आप सारे लोग बादशाह हैं, हम इमरान कोई 20 साल दोशीज़ा है जो मेरी बातों में आ जाएगी। बात सुन लेते हैं, वो सुनता है तो मैं सही मशवरा ही देता हूँ ना, गलत नहीं देता। क्योंकि अगर इमरान खान डूबता है, मेरी सियासत डूब जाती है। ये फोटो डालना चाहिए, वो दिखाओ जरा, वो हाथ उठाने वाली है। मिठाइयाँ अकेले अकेले इमरान खा रहे थे और हाथ इनके साथ पकड़ के उठा रहे थे। बताइए ना जी जरा शेख साहब, वो आपने क्या मशवरा दिया कल उन्हें कि आप दोबारा इस्तीफा देके सड़क? सर मेरी मीटिंग थी, वो लेट हो गया। ऑनेस्ट टू गॉड, ऑन चौधरी ने फोटो खींची।
मुझे तो आता भी नहीं है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फोटो तो वरना पाकिस्तान में रोज मेरी फोटो छपती। ये शेख साहब फोटो स्क्रीन के ऊपर आ गई आपकी, मेरे मैं तो नहीं नजर आ रहा, आ रहे हैं जी, जरा क्लोज करके दिखाओ। ये सबसे बड़ा और ही नजर आ रहे हैं, ये सबसे बड़े आप ही नजर आ रहे हैं सर, बाकी सारे स्मार्ट लोग हैं। शेख साहब आपने कल क्या मशवरा दिया खान साहब को, ये बता दें। कोई खास नहीं, थोड़ी सर हालात हाजरा पे बातचीत की। आपकी जो दिली ख्वाहिश है, आप चाहते हैं ये मलिया मेट हो यूँ काम सारा, और कोई ऐसा मौका बन जाए कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है ना कल की जाती है आज चली जाए, ये आपकी दिली ख्वाहिश? देखिए, मैं नवाज शरीफ के मुकद्दर की लकीर नहीं बदल सकता, बाकी जो काम कर रहा है अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। और वो फौज मुझसे नाराज हुई है, मैंने कहा जनरल रिजवान ने भी इसको पिस्तौल ही दिया कि जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी, पैर पे मार, डेफिनेट मारेगा ये। देखो ना, जिन्होंने खेला ही नहीं, जिन्होंने दौलत से खेला है, इंडस्ट्रियल से खेला है, उसको अगर DGISI पिस्तौल देता है तो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। सर जी, इस पे आप पकड़े जाएंगे, DGISI को आप कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम। सर मैं पकड़ा गया तो भीख नहीं मांगूंगा, मैं पकड़ा गया तो यूं नहीं करूंगा। मैंने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ने जाना, मैं मजे से रहूंगा। आप मजे से, टाइम से बिजली जाती है, टाइम पे खाना मिलता है, देसी घी का तड़का लगाऊंगा, देसी घी का, वहां भी मेरा तंदूर वाकिफ है, तंदूरची जितने हैं यहां भी वाकिफ है, वहां भी वाकिफ है। मैं बना, लिसन टू मी सर जी, ऐसी किताब मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, आगे मेरी बेस्ट सेलिंग बुक थी, इस दफा तो करोड़ों में जाएगी वो। प्रोड्यूसर साहब एक दरखास्त भेजो पिंडी वालों को कि इनको तो पकड़ ही ले, एक किताब और लिखे बैठ के। आज परवेज रशीद साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भाग जाना है PTI वालों ने, मैदान में और भागिएगा नहीं। मैं भी 4 दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ, बदनसीबी होती है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, उससे इसी किस्म का काम लिया जाता है। और मैं उसको मशवरा दे सका हूँ कि वापस तूने महल्ले में ही आना है। आपके महल्ले में आपके महल्लेदार हैं, ये बात आपने कभी किसी को बताई नहीं कि आप कॉलेज भी एक ही पढ़े हुए हैं? मैंने एक इलेक्शन भी लड़ा हुआ है उनके साथ। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल गॉर्डन कॉलेज, हाँ मैं जीता था। ये कोई बचपन के दोस्त बड़े होकर लड़क्यू पढ़ते हैं, उधर रियाज सादिक लड़ रहे हैं इमरान से, इधर आप लड़ रहे हैं परवेज रशीद। देखें सर जी, ये सारे हैं एचएसओनियन बनते हैं, बेसिकली ये सारा क्राउड एडालियन है, ये एडियाला जेल से पड़े हुए लोग हैं। आप इनकी सारी बायोग्राफी देखिए, एडालियन है, ये एक नई एचएसओनियन है, गॉर्डोनियन है, ये सब फ्रॉड है, बेसिकली दे आर एडालियंस। उधर रंग शंग रोगन हो रहा है, बत्ती नई लग रही है, नई बारकों में सफेदी हो रही है, क्योंकि ये एडालियन दोबारा हैव टू गो बैक टू एडालियंस। है जी, वो है ना न्यूटन का हर अमल का रद्द अमल, ये वो वाला है। और GHQN जी, वो जो GHQN है वो कौन कौन है? क्या फरमाया? GHQN, वो भी तो एक पूरी लंबी लिस्ट। सबसे बड़ा GHQN नवाज शरीफ है। अच्छा। ये उनकी गलत चॉइसेस हैं जो उनके सामने आ रही हैं। वो बेचारा वहां डॉर्चेस्टर होटल के नीचे गाड़ियां रंग सेलेक्ट कर रहा था कि इधर से फोन आ गई कि जनाब एक्साइज मिनिस्टर पंजाब जनरल जिलानी की तरफ से, तो मसूफ ने सामान समेटा और फिर बाकी इनके पास माल है, खर्चते हैं, अपना इमेज बिल्डअप करते हैं, जिस चीज में इनमें सलाहियत नहीं है उसका इमेज बिल्डअप कर देते हैं। लेकिन अब आप उनको ये समझ रहे हैं कि वो तीसरी दफा वजीर आजम बने, सर वजीर, और इतनी मेजोरिटी मिलती है उन्हें 97 में, दाखिला स्पोर्ट्स की बुनियादों पे और जो पैसे दे के मिलता है उसमें लेते हैं। देखिए आप छोड़ दें नदीम साहब, फिर जातियात पे नहीं इंसान को जाना चाहिए। तो जिस कौम में एक दफा आदमी लीडर आता है वो कौम का नक्शा बदल देता है। ये 6 दफा आए हैं, 3 दफा की बजाय वही बूट रखे हुए हैं जो सलाब में पहन के जाने वाले। आपके शहर में उन्होंने मेट्रो बना दिया, नक्शा बदल दिया। आपका मूड आज आप, और एक दफा बारिश होती है 7 दफा चूती है। है जी, और जितना वोट बैंक शेख मेरे जितने मुखालफ थे खुद ब खुद वापस आ गए। मैं शेखों से मदीना मार्केट वोट मांगने नहीं जाता था, मैं कहा ठीक है यार, मैं डेंटर पेंटर वेल्डर मोची दर्जी धोबी नाई से मांग लूंगा, तुम अपने पास रखो। आज सारे कहता मुंडा अपना ठीक कहता सी, कारोबार सत्यानाश हो गया। आपको मुंडे वाली बात से ज्यादा खुशी होती है या वो बुजुर्ग है ना? अच्छा, इस दफा बरादरी के बुजुर्ग भी जो है ना जी, वो समझते हैं कि ठीक बातें कर रहे हैं। तो आपका इलेक्शन पक्का है अगला? फिर अल्लाह को पता है। अब आप 125 की तरफ भी बात कर रहे हैं, और इलेक्शन पक्का है या सिलेक्शन, इलेक्शन पक्का है या सिलेक्शन पक्का है, ये अल्लाह को पता है। आपकी दुआ तो सिलेक्शन की तरफ होगी। है जी, आपकी दुआ सिलेक्शन के लिए। मैं राइट लेफ्ट दोनों चलता हूँ, सेंटर फॉरवर्ड भी खेलता हूँ, और मैं वो नहीं हूँ जो पीछे खड़ा होता हूँ, ऑलवेज ऑन फ्रंट फुट। ये जरा खबर चलाइए जी, ये शेख साहब कह रहे हैं मैं इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ और सिलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो सिलेक्शन का अंदेशा मौजूद है। आप सब लोगों को सब कुछ पता है, मुझे तो नहीं पता सर। बोले ना बहु, मैं एडा भोला नहीं जिन्ना तुम समझ रहे हो सारे, और कौम भी इतनी भोली नहीं यार। आप अंदाजा करें, कौम मर गई, तबाह हो गई, रुसवा हो गई, ये सारे इकट्ठे थे, एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसियां थी। पहले उसने MQM को आगे कर दिया, MQM भोले बादशाह, उन्होंने कहा शायद ये लड़ेगी, वो समझदार थे,
उनसे एक ही गलती हो गई, इस्तीफा दे के हैं जी, वो वापस नहीं हो रहा। इसको कौन ना नवाज शरीफ को बनाए मॉनिटरिंग कमेटी। अच्छा, एक ऐसी कमेटी बना देंगे लंगड़ी लूली, वही बनेगी, दूसरी नहीं बन रही, दूसरी नहीं बनेगी, दूसरी नहीं बन सकती। सबको समझ है। आप ये कहे, आप मुझसे पूछेंगे शायद ये भी कोई बड़ा इसमें खबरियत। अच्छा, एक बात बताएं पहले मुझे, मैं फिर ब्रेक लूंगा। एमक्यूएम के इस्तीफे ये नहीं कहिएगा कि होने चाहिए, ये बताइए कि वापस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अटक गए लगते हैं 2 दिन से। मेरी अगर ख्वाहिश पूछे ना तो मैं कहता हूं उनके इस्तीफे वापस होने चाहिए, उनको असम्बली में आना चाहिए। ये बात कहनी आसान नहीं है मेरे जैसे बंदे के लिए। और ये बात मुझे अटक क्यों गए हैं जी, अटक क्यों गए? हिम्मत नहीं है नवाज शरीफ में। उसने फजलुर रहमान को आगे किया। फजलुर रहमान तो मेरा मतलब है वो क्या डिलीवर करेगा जी वहां पे। नवाज शरीफ को खुद फैसला करना है और नवाज शरीफ अनकरीब फैसले करने की पोजीशन में आने वाले हैं। उसके बाद सियासी दंगल जो है ना वो अरूज पे पहुंच जाएगा। वो क्या फैसला करेंगे? वो करेगा ना, मैं तो नहीं करूंगा, मैं गैस वर्क कर सकता हूं। ब्रेक। नवाज शरीफ सियासी दंगल में कूदने वाला है और उसके फैसले उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं या उसके मुखालिफ जा रहे हैं, टाइम विल डिसाइड। एक दफा आपने पहले कहा था कि या वो छा जाएगा तो या फारिग हो जाएगा। उस वक्त वो छा गए थे, घर चले गए थे, छा गए थे। वो 31 अगस्त को गए थे, उस वक्त तो आप लोग कुछ कर रहे थे ना जी। वो तो अब सारी कहानी ना चले, आप इस तरह भी कहें फिर भी मेरी बात सच्ची निकली। Anyway, लेकिन मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। जब मैंने ये बात कही कि ये गड़े में या हम गिरेंगे या वो गिरेगा, हमें नुकसान पहुंचा, मैं ये तो नहीं कहूंगा गिरे, लेकिन हमें वो राउंड में शिकस्त हुई। सिर्फ मैं पॉलिटिकल 31 अगस्त को नवाज शरीफ घर क्यों गए थे? घर क्यों गए थे नवाज शरीफ 31 अगस्त को लाहौर? मुझे नहीं मालूम। ब्रेक ले लें जी, आप भी बता दें। बाकी बातें, सारी खबरों का ठेका मैंने तो नहीं लिया। बाकी बातें ब्रेक में पूछेंगे। ब्रेक ले लें जी एक यहाँ पे। जी, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं और शेख रशीद अहमद ऐसे ख़तरात की तरफ हमें ले जा रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि उनको निज़ाम चलता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि वो कहते हैं सारा कुछ लपेटा जा सकता है। ये आप ये नहीं कहा जा रहा है, मैंने कहा ना हो खुदा करे। लेकिन अब जो खबरें ये आसिम वगैरह, ये किसी ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन और ये मुठ थे, एक मुठ थे, और ये अगर इसके साथ ना होते आसिफ जरदारी के साथ तो उस मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये भी होते, हो सकता था, हो सकता था। जहां वो 2-3 नाम अभी पोशीदा है उनमें। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एक हौलनाक उबाल और इंतशार और खलफशार और जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें आ रही हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है। नवाज शरीफ फौज के साथ खड़ा होगा तो फिर ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम फारिग है जी। अगर नवाज शरीफ फौज के साथ खड़े हैं, जो खड़े हैं अच्छी बात, खड़े हैं और खड़े रहेंगे तो इसी में आफियत है। राहील शरीफ के साथ वो यूं खड़े हैं अभी, बहुत अच्छी बात, इसी में बेहतरी। तो आप कहते हैं फिर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फारिग है। देखिए, पंजाब में पॉलिटिकली तो पीपल्स पार्टी वैसी फारिग है और उनकी जो मेजर लीडरशिप है वो ये देखें। आसिफ जरदारी स्ट्रीट स्मार्ट था, उसने वक्त से पहले कहा देखना मैं इस केस में देखें, बास का जबान बड़ी काली होती है इंसान की। जब दहशतगर्दी की कोर्ट्स के केस बन रहे थे ना, तो मैंने ऐसे ही नवाज शरीफ साहब से कहा, मैंने कहा देखना मियां साहब मैं ही इसमें चार्ज ना हो जाऊं, आप तो सारे बच जाएंगे, ये ना हो कि मैं ही अपनी जुबान के हाथों ही दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाऊं। और इन दी एंड वही हुआ कि एक सोफे मेरे के नीचे से, मैं जेल में था, क्लाशनकोफ निकल आई, मैं 7 साल के लिए कैद हो गया बहावलपुर में, 3 साल तारीखी काट के आया। जब आसिफ जरदारी ये दहशतगर्दी की कोर्ट्स बना रहा था, फौजी मिलिट्री कोर्ट्स, उसने कहा देखना ये मेरी तरफ ही ना मोड़ें, नजर आता है मियां साहब ये पहले मैं ट्रायल होऊंगा फिर आप ट्रायल होंगे इसमें। सो मुझे बाज़ का कबूलियत का वक्त होता है और मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी की वो कबूलियत का वक्त था। मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा केस, आपका भी ना चले जाए। सर आपकी तो बड़ी ख्वाहिश है, आप ही आएंगे, मैं मोहब्बत से आ जाता हूँ है जी, आप ही पछताएंगे फिर। मैं जिस दिन मरूंगा ना नदीम साहब, आप जैसे लोग जनाजा उठा के देखेंगे मर गया कहीं जिंदा नहीं है, फिर ना निकला है। चौधरी निसार लंदन का विजिट है जी, लंदन का विजिट ऑफ कोर्स एमक्यूएम के लिए गया। कोई खबर मुझसे वो पूछें जो लोगों को नहीं पता, एमक्यूएम के लिए गया और एमक्यूएम के मामलात जो वजीर दाखिला से मिला है वहां पे, तो वजीर दाखिला और उसकी पुलिस के साथ इस वक्त क्या केस चल रहा है, इल्ताफ हुसैन एंड एमक्यूएम, और कोई मसला नहीं है। क्या निकलेगा, बरतानिया आपके साथ तावन करेगा? मैंने आपसे अर्ज किया कि इस वक्त पड़ोसी मुल्कों में एक ऐसा हथियार और फजा बन गई है कि एक दूसरे के मुल्जमों को देंगे। देखें ना, अब
थोड़े दिनों बाद आसम के बाद उज़ैर बलोच भी निकल सकता है। इसी तरह मर्चेंट गया, वहां कोई 2 बंदे और भी जा सकते हैं। सो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट से मुराद है कि हमारी जो कुव्वतें हैं, अस्करी कुव्वतें हैं या सियासी कुव्वतें हैं, ज़ाहिर है चौधरी निसार नवाज शरीफ से पूछ कर ही गया होगा ना जी, पूछे बगैर तो नहीं गया होगा ना कि फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी और मंशा के साथ। राइट। एक तरफ आप कह रहे हैं हम कमेटी बनाने लगे हैं, बना सकेंगे जी? आप नहीं बनाएंगे, आप वैसे ही एक बना देंगे डाकखाना सा, यहां चिट्ठी डाल दो, यहां जमा करा दो। सो पाकिस्तान की सियासत जो है ये 4-6 महीने बड़े अहम महीने हैं, बहुत ही अहम महीने। लेकिन उसके साथ देखें कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं, बात को समझ नहीं आती, आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। ब्रह्मदाग बुगटी लड़ रहे थे, एक्सीलेंट। देखें वो ब्रह्मदाग बुगटी को जिस तरह फौज ने इस दफा, हमेशा फौज ने हैंडल किया है, नुकसान भी फौज के वक्त ही हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इनको टोटली प्लस पॉइंट दे दूं। कोई पहली दफा शोरश, ये 5वीं दफा शोरश कंट्रोल हुई है बलूचिस्तान में। असल मसला ये है कि शोरश की मदर ऑफ दी, जो क्या कहते हैं, मरकज़ सकल देखना चाहिए। जब तक मरकज़ सकल को नहीं देखेंगे और उसको, उसके जो पॉइंट्स हैं और उनके जो खदशात हैं, उनके जो रिजर्वेशन हैं, उनको दूर नहीं करेंगे तो ये शोरशें उठती रहेंगी, शोरशें कम होती रहेंगी। बेसिकली ये सारी सूरत हाल जन्म पा रही है ग्वादर की सूरत हाल की वजह से। ग्वादर पोर्ट जो है, इर्द गिर्द उसने तहलका मचा दिया और चाइना कॉरिडोर जो है उसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक हलचल पैदा की है। क्योंकि अब शिप तो 200 मील अंदर तो नहीं बंदर अब्बास की तरफ या खलीज की तरफ जाएगा, इधर जाके वहां से है, क्योंकि चाइनीज तो अपने ऑयल टैंकर इधर भी बनाएंगे। शेख साहब, लेकिन ये आप सियासत को जाता किधर देख रहे हैं? आज जो खुर्शीद शाह ने कहा कि आप जरदारी पे हाथ डालेंगे तो ये आगाज जंग होगा। और शाह साहब बादशाह हैं इस मुल्क में, बहुत बड़ा लीडर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको फांसी लगाया गया तो मैदान जंग नहीं बना, गरीबों ने ही जाने दी थी कमेटी चौक रावलपिंडी में। मैंने रेलवे मिनिस्टर बन के उनको नौकरियां दी। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो लोग बेनज़ीर के साथ शहीद हुए, उनको जो प्लाट दिए गए हैं, शायद उसमें अल्लाह मेरे गुनाह को माफ करे, वो इस काबिल भी नहीं है कि प्लाट के लाएं। ये खाने पीने, ये बड़े लीडर जितने हैं, इनकी लड़ता कौन है जी? लड़ता है शफाफ हाथ, जिसपे कोई दलदल ना हो, जिसपे कोई कचरा ना हो, और जिसके अंदर ये खौफ ना हो कि ये सारे महल्लात और ये सारे मामलात, यहाँ डॉलर्स, ऐसी खबरें आ रही है जी कि यकीन ही नहीं आता कि खानसामों के पास डॉलर निकल रहे हैं जी, उनके गोदामों से डॉलर निकल रहे हैं जी। ये सारा खबरों के महीने हैं, 4-6 महीने आइंदा 4-6 महीने। अभी आप खबरें देखते हैं, आप तो 4 दिनों का डरा रहे थे पहले। नहीं, मैं तो 4 दिनों में देखें आप नदीम साहब, आप भी अगर मेरी बात से गलत, मैंने कहा 4 दिनों में भी खबरें हो सकती हैं, मैंने नहीं, मैं तो पहले काफी अरसे से एक बात कह रहा हूं। ये 4-6 महीने आए में 1.5 साल रहील शरीफ का है, 1.5 साल मिलिट्री कोर्ट का है, और 1.5 साल के लिए नया चीफ जस्टिस आ रहा है। एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट इन दिस टाइम। बस ये मैंने आपको, अब आप इसमें जो मर्जी तावीलें निकाल लें, कुछ नहीं निकालूंगा। मैंने 1 लाइनर स्टेटमेंट दे दी है। 1.5 साल रहील शरीफ साहब का है, 1.5 साल मिलिट्री कोर्ट का है, 1.5 साल के लिए नया चीफ जस्टिस आ रहा है। जवाद ख्वाजा को ये कोई अपील नहीं करेंगे, उसने पता है कि भाई वो असूली सा बंदा, वैसे ही गर्दन उतार देगा असूल पे। शेख साहब, आपने जो मंजर कशी की है ना, ये मंजर कशी बड़ी खौफनाक है। मेरे पास तो यही है वो कुछ अर्सा से, अगर आप कहते हैं कि मैं रजिया भट्ट का नावल आपको पेश करूं तो वो प्रोग्राम के बाद सुनूंगा, लेकिन कुछ अर्सा पहले से खबरें चल रही थी कि करप्शन वाले केसेस की बारी आने वाली है। आपने जो बातें कही हैं उससे लगता यह है कि वो बारी वाकई आने वाली है। अभी आने वाली है, शुरू हो चुकी है। शुरू हो चुकी। मैं समझता हूं कि आने वाली क्या है। आसम इज द मदर ऑफ द किंग ऑफ द मदर ऑफ द करप्शन एंड ही इज द इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ आसफ जरदारी। आसफ जरदारी ये बोलेगा, मुझे तो नहीं पता, टीवी नहीं मैं देख रहा, वो बोलेगा इस सारी पार्टी को इसी तरह आगे लगाएगा कि निकलो बाहर, निकलो बाहर। कौन कौन निकलता है मेरा नहीं ख्याल। शाह साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, इंशाअल्लाह ताला वो भी नहीं निकलेंगे। खुर्शीद शाह भी नहीं निकलेंगे जी। शेख साहब बयान देंगे, हम सियासतदान बयान नहीं दे सकते शेख साहब। लेकिन एक चीज़ पे और बताइए, इससे पहले के प्रोग्राम हम एंड पे आ जाएं। जब ये बारी सिंध पे आई है, पीपल्स पार्टी पे आई है, MQM पे आई है, तो ये बारी पंजाब में भी जानी है और PMLN पे। यार बड़ा अफसोस है, आप सारे लोग समझते हैं पंजाब पे नहीं आई। पंजाब में इतना बड़ा वाकया हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। 16 आदमी एक दिन में फारिग किए आपने। यार आप सब लोग असल में बात देखें, मैं कोई बर्कले, हार्वर्ड, एसेक्स से नहीं पढ़ा हुआ। मैं 6 का छित्ती मिशन स्कूल टाट पे पढ़ा हूँ। मुझे नजर आ गया, मैं एक दफा चूक गया हूँ। मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन जिस खबरें हैं
कि एक दिन में आप 16-16 आदमी पंजाब में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये कोई खबर नहीं है। उसको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर सकता कि वो आपने कहा मुकाबले में मारे गए, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि ऑपरेशन हुआ था इसलिए, लेकिन उससे मैं आगे चले जाऊँ कि उससे हट के करप्शन के इल्ज़ामात में जैसे सिंध में गिरफ्तारियाँ हुई, क्या वो गिरफ्तारियाँ आपको इधर नजर आई? सर आप देखें, ये मेट्रो बस और ये इलेक्ट्रिक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनकी जो डमी कंपनियां हैं, जो फोर्ज कंपनियां हैं, सब पे काम हो रहा है। बंदे पकड़े जाएंगे? मुझे ये नहीं पता। देखें केसेस का मैं नहीं कह सकता, मैंने लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं भी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि किस जगह एंड क्या होगा। पाकिस्तान में खूबसूरत स्टार्ट होता है, अंजाम बड़ा। आपको पता है ये बसों की इंपोर्ट में एक बड़े अहम जज की शख्सियत का सन इन लॉ कहते थे, वो पार्टनरशिप में बसें इंपोर्ट की गई हैं, वोल्वो बसें चाइना से आई थी, तो मैं उसकी तफसील में नहीं जाता कि सर जी मैंने आपको कहा कि टर्की के साथ जो इनकी मेट्रो बस के मामलात हैं और जो ये 50-150 अरब की बातें हैं और जो पीपीएल के अकाउंट्स के मसले हैं और जो ये नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उसमें फ्रंटमैन कौन है? पीपल्स पार्टी तो सिर्फ पेस्ट्री चोर थी, ये बेकरी चोर है। शेख साहब ये आप जुमले जो है ये स्पेशल आप तैयार करते हैं, वो कहते हैं मैं तैयार नहीं करता, मुझे आमद होती है। मैं तैयार करता तो मेरी भी अपनी कोई इस वक्त कोई फर्म होती है पब्लिसिटी की और ये और वो कहते हैं आप पेस्ट्री चोर थे, ये बेकरी चोर है। ये पूरे खाते हैं, पहले कमीशन लेते हैं, खाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर अपना हिस्सा भी रखते हैं। ये लड़ाई किस चीज की है? देखें ये सारे लोग एक दूसरे के साथ अगर खड़े होंगे तो ये निज़ाम को खतरा है। अगर ये सच के साथ खड़ी होगी हुकूमत और समझेगी कि जिसने गाजरें खाई हैं उसको फौज फक्की दे, उसको लकड़ तोड़ हजम जो है गोली दे, तो मेरा ख्याल है सब अच्छा है। अभी तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ इस मसले पे राहिल शरीफ के साथ खड़े। ये इनकी सोच है ना, ये इनकी सोच है, ये आप लोगों की सोच है या मेरे जैसे कम इल्म और कम अक्ल लोगों की सोच है। असल मसला ये है कि अल्टीमेटली ये भी वहीं खड़े होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, ये 122 और 154 के इंतखाबात कौन जीतेगा कौन हारेगा? मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। इंतखाबात 60-70 दिन में है। मैं 4-6 महीनों को मार्च तक बहुत अहम करार दे चुका हूँ और ये 2 महीने उसी में आते हैं। और आपको लगता है कि पता नहीं होना भी? मैं नहीं होता। अब आप मेरे मुंह में जबरदस्ती डालने इतना बोला मैं नहीं हूँ। मैं तो बड़ा मार्जिन दे रहा हूँ शायद, मगर मैं क्योंकि मैं पहले खराब हो चुका हूँ इसलिए मैं ज्यादा मार्जिन रख रहा हूँ। आप बकरा ईद का जिक्र नहीं कर रहे? बकरा ईद फिर आने वाली शेख साहब? साल आगे पीछे हो सकता है लेकिन बकरा ईद तो बिल्कुल सर पे है। मैं 4 से 6 महीने कह रहा हूँ पाकिस्तान की सियासत में अहम है। शेख रशीद अहमद सरबराह अवामी मुस्लिम लीग, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।